आज के वीडियो हम लोग हिस्ट्री की बनाने जा रहे हैं। जो पहला टॉपिक होगा वो भी मॉडर्न हिस्ट्री का होगा, क्योंकि 18वीं शताब्दी का 18वीं शताब्दी के पॉलिटिकली फीचर्स। हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि न्यूलिथिक एज में एक असभ्य मानव सभ्यता की तरफ अग्रसर हो गया और अपने जीवन को अस्थायी रूप से शुरुआत की। फिर पुनर्जागरण के फलस्वरूप एक सभ्य मानव के अंदर विभिन्न प्रकार के जो अंधविश्वास था वह धीरे धीरे अंधविश्वास टूटने लगा। परंतु 18वीं शताब्दी आते आते भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक नई व्यवस्था का सृजन हुआ, एक नई विशेषताओं का की शुरुआत हुई, जिसके फलस्वरूप पूरा विश्व एक साथ एक धरातल पर स्थापित होते चला गया। जबकि व्यापार के क्षेत्र में अलग अलग विशेषताओं के साथ स्थापित था, परंतु राजनीतिक व्यवस्था में एक औपनिवेशिक सत्ता स्थापित हुई, जिसके कारण 18वीं शताब्दी की भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एक नई विशेषताओं को ग्रहण किया। और उसी विशेषताओं को एक एक पॉइंट के अनुकूल देखने की कोशिश करेंगे और उसको देख करके हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली विशेषता कौन सी स्थापित हुई? सबसे पहली विशेषता यह थी कि एक पुरानी परंपरा टूटी और एक नई परंपराओं का जन्म हुआ। यानी एक पुरानी परंपरा टूटी, एक नई परंपराओं का जन्म हुआ। यानी ओल्ड ट्रेडिशन हैज बीन ब्रोकन, अ न्यू ट्रेडिशन ओरिजिनेटेड। यानी जो पहले से मुगल सत्ता में राजनीतिक व्यवस्था में स्थापित थी, वो व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होने लगी और उसके स्थान पर एक नई व्यवस्थाओं का सृजन हुआ। यानी बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी औपनिवेशिक सत्ता स्थापित करने में सफल रही, जिसकी सत्ता का केंद्र कलकत्ता था, परंतु सत्ता के नीतियों का निर्धारण का केंद्र लंदन था। इसके पूर्व भारतीय इतिहास में देखने की कोशिश करेंगे तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत पाटलिपुत्र को सत्ता के केंद्र के रूप में स्थापित किया गया, जो मौर्योत्तर काल गुप्ता पीरियड में भी रहा। फिर हर्षवर्धन के द्वारा कन्नौज को स्थापित कर दिया गया और इसके बाद इल्तुतमिश ने दिल्ली को और सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी के रूप में विकसित किया और सत्ता के केंद्र के रूप में स्थापित किया। पूरे मुगल काल में दिल्ली और आगरा सत्ता के केंद्र के रूप में स्थापित रहा, परंतु 18वीं शताब्दी में बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने औपनिवेशिक सत्ता के रूप में कलकत्ता को विकसित किया। परंतु वह सत्ता का केंद्र तो था, परंतु नीतियां निर्धारण का केंद्र लंदन था और वहीं से सारे कार्यों का संचालन किया जाता था, सारी नीतियों को स्थापित किया जाता था। 18वीं शताब्दी में यह परंपरा टूटी। दूसरी विशेषता क्या स्थापित हुई? केंद्रीय शक्तियों का ह्रास होने लगा। यानी केंद्रीय शक्ति जो एक राजतंत्र के रूप में स्थापित थी, जो सत्ता के केंद्र में मुगल सत्ता थी, औरंगजेब की मृत्यु के बाद वह धीरे धीरे पतनमुखी मुगल सत्ता के रूप में स्थापित हो गई। यानी दो तरीके की सत्ता स्थापित हुई, एक भारतीय सत्ता जो राजतंत्र के रूप में स्थापित थी, परंतु एक औपनिवेशिक सत्ता की भी शुरुआत होगी, वैश्विक सत्ता की शुरुआत हुई और इसी औपनिवेशिक सत्ता ने अपने फूट डालो शासन करो की नीतियों के आधार बनाते हुए धीरे धीरे अपनी सत्ता को बेहतर बनाते चले गए और धीरे धीरे अपनी सत्ता को पूरे भारतीय क्षेत्रों में स्थापित करते चले गए। यानी मुगल सत्ता धीरे धीरे कमजोर हुई, जो केंद्रीय सत्ता के रूप में स्थापित हुई, और उनके स्थान पर विभिन्न सत्ताओं का उदय होते चला गया। नेक्स्ट, तीसरी विशेषता, राजतंत्र टूटा और संवैधानिक सत्ता का विकास हुआ। यानी 18वीं शताब्दी के पूर्व 18वीं शताब्दी के पूर्व दो तरीके की सत्ता का केंद्र था, एक राजतंत्र था और एक गणतंत्र था।
राजतंत्र जहाँ व्यक्ति आधारित सत्ता थी, सत्ता को संचालन करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्तंभ होते थे, परंतु वे एक सलाहकारी समिति के रूप में होते थे। अंतिम निर्णय राजा के द्वारा लिया जाता था। जब गणतंत्र में भी विभिन्न लोगों के विचारों के फलस्वरूप सत्ता का संचालन किया जाता था, परंतु 18वीं शताब्दी में एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ, यानी अब एक संवैधानिक सत्ता की शुरुआत हो गई। सत्ता की शुरुआत हुई, यानी अब सत्ता का संचालन नीतियों नियमों के अनुकूल संचालित किया जाएगा, भले वह नियम नीतियां अपनी विशेष सत्ता के हित में, अंग्रेजों के हित में हो, ब्रिटेन के हित में हो, परंतु अब नीतियों के द्वारा, नियम के द्वारा सत्ता का संचालन किया जाएगा। और यहीं से सर्वप्रथम 1773 के रेगुलेटरी एक्ट आया, उसके बाद 1784 का एक्ट आया, उसके बाद 1792 का एक्ट आया, 93 का एक्ट आया, और उसके बाद 1813 का एक्ट आया। और इन्हीं एक्ट के फलस्वरूप, इन्हीं विभिन्न प्रकार के नीतियों के द्वारा सत्ता का संचालन किया जाने लगा। और इसके फलस्वरूप जहाँ पर व्यक्ति आधारित सत्ता थी, वह एक समूह आधारित सत्ता के में परिवर्तित हो गई। तो यहाँ पर एक व्यक्ति आधारित सत्ता का संचालन किया जाता था। चाणक्य ने अपने सप्तांग के सिद्धांत के फलस्वरूप सत्ता को संचालन करने के लिए जिस 7 अंगों की व्यवस्था की थी, उस 7 अंगों में राजा को केंद्र में रख करके उन्होंने सारी शक्तियां अंततोगत राजा के हाथों में समाहित कर दी थी। तब से लेकर के किसी न किसी रूप में 18वीं शताब्दी तक यही व्यवस्था चल रही थी, परंतु 18वीं शताब्दी में एक संवैधानिक सत्ता की शुरुआत हो गई और नियम कानून के तहत विभिन्न प्रकार के एक्ट पारित किया गया और उसके द्वारा सत्ता का संचालन किया गया। नेक्स्ट, चौथी विशेषता, विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, यानी मेनी रीजनल स्टेट्स आर ओरिजिनेटेड। यानी 18वीं शताब्दी में जहां पर भारतीयों द्वारा सत्ता का संचालन किया गया, वहीं पर 1764 ईस्वी के बाद बक्सर युद्ध के फलस्वरूप औपनिवेशिक सत्ता की शुरुआत हो गई। वैश्विक सत्ता की शुरुआत हुई। अब भारतीय सत्ता में भी जहां पर पतनमुखी मुगल शासक स्थापित हुए, जिन्होंने 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक शासन किए। और इनमें जहां पर बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियत, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय ने सत्ता का संचालन किया। और धीरे धीरे मुगल सत्ता कमजोर होते चली गई। इसके बाद इन्हीं मुगल शासकों द्वारा नियुक्त सूबेदारों ने धीरे धीरे अपने को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित करते चले गए। इसमें से बंगाल था, जो मुर्शिद कुली खान द्वारा स्थापित किया गया। अवध था, जो सआदत खान द्वारा स्थापित किया गया। इसके बाद हैदराबाद था, जो निजामुल मुल्क द्वारा 1724 ईस्वी में स्थापित किया गया। इसके बाद कुछ ऐसे भी क्षेत्रीय शासक स्थापित हुए जो मुगलों से विद्रोह करके स्थापित हुए। इसमें से मराठा थे, सिख थे एवं जाट थे। कुछ ऐसे शासक भी थे जो पहले से ही स्वतंत्र थे, जिसमें राजपूत राज्य था, जो मरवाड़ और जयपुर था, जिसके शासक अजीत सिंह और जय सिंह थे। इसके अलावा मैसूर भी था, इसके अलावा केरल भी था। और इस प्रकार से 18वीं शताब्दी में सत्ता विभिन्न क्षेत्रीय कमजोर मुगल शासक और विभिन्न क्षेत्रीय शासकों के रूप में स्थापित होते हुए चला गया। वहीं पर 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेज भारत में औपनिवेशिक सत्ता स्थापित करने में सफल रहे और उन्होंने शुरुआती दौर में
द्वैध शासन के रूप में बंगाल की सत्ता को स्वीकारा, क्योंकि वह बड़े व्यवहारिक रूप से था। अंग्रेज बाहरी से सत्ता का संचालन बेहतर तरीके से नहीं कर सकते, इसी वजह से उसने प्रशासनिक दायित्व बंगाल के शासक को अंतर्गत दिया और दीवानी दायित्व अपने अंतर्गत स्थापित कर लिए। फिर आने वाले समय में धीरे धीरे उन्होंने द्वैध शासन को समाप्त करके सारी शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित कर ली। यानी 18वीं शताब्दी में विभिन्न रीजनल शासकों की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट, नए जो क्षेत्रीय शासक का उदय हुआ था, उसके बीच आपस में कुछ समानताएं नहीं थी। यानी भारत में जो रीजनल हुए, उसमें जो उत्तर भारत में थे और दक्षिण भारत में थे, इसके अलावा जो औपनिवेशिक सत्ता थी, इनके बीच कोई समानता नहीं। तो उत्तर भारत के जो भी शासक, क्षेत्रीय शासक अपनी सत्ता को स्थापित किए, उन्होंने मुगल प्रशासन को ही अपनाया, जबकि दक्षिण भारत में हैदराबाद ने मुगल प्रशासन को अपनाया। परंतु केरल पहले से ही स्वतंत्र था, उनके क्षेत्रीय स्तर पर सारी शासन व्यवस्था थी। इसके अलावा मैसूर ने अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सामंतों के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया और साथ ही साथ सैन्य व्यवस्था को बड़े बेहतर तरीके से संचालित किए और धीरे धीरे वडियार वंश के शासकों के द्वारा अपनी सत्ता को बेहतर तरीके से स्थापित किया गया। बाद में इसी मैसूर पर वडियार वंश की सत्ता को समाप्त करके हैदर अली ने अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया। जहाँ उसकी परंतु औपनिवेशिक सत्ता स्वतंत्र तरीके से नियम कानूनों के तहत संचालित होने लगी, परंतु वह नियम कानून भारतीयों के पक्ष में न होकर हमेशा अंग्रेजों के पक्ष में होता था। इसी कारण से इन विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्रीय शासक स्थापित हुए, उसके बीच किसी प्रकार की समानता न थी। नेक्स्ट, विभिन्न प्रांतीय शासक जो स्थापित हुए, उन शासकों के बीच कुछ समानता भी थी। यानी उत्तर भारत में जो स्थापित हुए, उन्होंने मुगल प्रशासन को अपनाया, परंतु अपने प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार का मुगल हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया। अपने प्रशासनिक दायित्वों को पूरी तरीके से मुगल हस्तक्षेप से स्वतंत्र रखा और एक संप्रभु तरीके से अपने सत्ता का संचालन किया। मुगल प्रशासन को अपनाना, परंतु अपने प्रशासनिक दायित्वों के वहन करने के लिए विभिन्न सुबेदारों की नियुक्ति में उन्होंने पूरी तरीके से संप्रभु तरीके से व्यवस्था की। जबकि यहीं पर मैसूर में वाडियार वंश के द्वारा सैन्य शक्तियों को बेहतर बनाया गया और देवराज और नंजाराज को यह प्रशासनिक दायित्व सौंपा गया। और इसी के शासनकाल में 1755 ईस्वी में हैदर अली ने धीरे धीरे इसी वडियार वंश के ऊपर अपनी सत्ता को बेहतर तरीके से स्थापित करते चला गया और बाद के कालों में मैसूर पर वडियार वंश का शासन रहा। जबकि अंग्रेजों का मैसूर के साथ 4 युद्ध हुए और 1799 में मैसूर और आंगल युद्ध के फलस्वरूप टीपू सुल्तान मारे गए और फिर से उन्होंने मैसूर में वडियार वंश के शासक को स्थापित किया और उनके साथ सहायक संधि ला दी और इस प्रकार से अंग्रेज अप्रत्यक्षतः मैसूर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिए। नेक्स्ट, 7वीं विशेषता,
18वीं शताब्दी में विभिन्न स्थानीय शक्तियों का अभ्युदय देखा जाता है, जिसमें जमींदार वर्ग हैं, व्यापारी वर्ग हैं, कुलीन वर्ग हैं। यानी एक तरीके से सामंतवादी व्यवस्थाओं का प्रभुत्व आसानी से देखा जा सकता है, और ये जमींदार वर्ग और कुलीन वर्गों के द्वारा आर्थिक रूप से सशक्त होते थे, और धीरे धीरे उनका राजनीतिक प्रभुत्व भी बढ़ता था। बंगाल के जगत सेठ, जो एक व्यापारी थे, कुलीन वर्ग से संबंधित थे, उन्होंने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया, और इस प्रकार से अंग्रेजों के साथ देने के कारण सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में पराजित हो गए, और पराजित होने के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को एक कठपुतली के रूप में बंगाल का शासक बनाया, और सारी शक्तियां धीरे धीरे अपने हाथों में केंद्रित कर ली। यानी 1757 से लेकर 1764 ईस्वी तक अंग्रेज धीरे धीरे बंगाल में अपने शक्ति का विस्तार करते चले गए, और फिर 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध में मीर कासिम को पराजित कर आसानी से अपने शासन स्थापित कर लिए। यानी 18वीं शताब्दी में स्थानीय शक्तियों का अभ्युदय हुआ, जिसमें जमींदार थे, व्यापारी थे, कुलीन वर्ग थे। जगत से आर्थिक रूप से सशक्त होने, जमींदार और व्यापारी वर्ग के होने के बाद राजनीति में अपना प्रभुत्व रखते थे। बनारस के अग्रवाल बंधु, जो बैंकर्स के काम के साथ साथ वह अपने राजस्व और प्रशासनिक दायित्वों का भी वहन करते थे। इसके अलावा मैसूर में सामंतों की शक्तियों को कमजोर किया गया, और विभिन्न प्रकार की राजस्व संबंधी शक्तियां स्थानीय लोगों को प्रदान किया गया। इसके अलावा गुजरात में नाथजी एक व्यापारी संगठनों का उदय हुआ, जिनका आर्थिक स्थिति अच्छी थी, और वो साथ साथ राजनीति में भी हस्तक्षेप करते थे। दक्षिण भारत में चेट्टी समुदाय का उदय हुआ, जो आर्थिक रूप से सशक्त थे और राजस्व एवं प्रशासनिक दायित्वों का भी वहन करते थे। और आप जब पढ़ने चलते हैं तो देखें 1764 ईस्वी के बाद जो अंग्रेजों ने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की, द्वैध शासन की स्थापना के फलस्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल के शासकों को प्रशासनिक दायित्व दिया, और सारी दीवानी शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित कर ली। बाद में 1772-73 ईस्वी में इस द्वैध शासन को समाप्त करके सारी शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित की गई, और वारेन हेस्टिंग्स ने राजस्व संबंधी व्यवस्था के लिए 5 वर्षीय बंदोबस्त को लागू किया। और बाद में जब कर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर आए, तो उन्होंने राजस्व संबंधी समस्याओं को अस्थायी रूप से सुलझाने के लिए 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया, और उसने दीवानी सारी शक्तियां जमींदारों के हाथों में दे दी, क्योंकि बंगाल में भी विभिन्न प्रकार के जमींदार थे, और उन्होंने जमींदार होने के चलते वो प्रत्येक क्षेत्रीय समस्याओं, उसकी भौगोलिक स्थिति को समझते थे। और यहीं से क्या उत्पन्न हुआ कि अंग्रेजों ने जमींदारों के माध्यम से भारतीयों की शोषण की प्रवृत्ति की प्राथमिकता को सुनिश्चित किया, और आने वाले इतिहास में राजस्व व्यवस्था की वसूली करने के लिए जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। वहीं पर फिर रैयतबाड़ी और महलबाड़ी व्यवस्था को भी लागू किया गया, और तीनों व्यवस्थाओं का एक ही सृजन था कि भारतीय बनाम भारतीयों को किस तरीके से शोषण किया जा सके, क्योंकि अंग्रेज उन रीजनल या गांवों तक उनकी पहुंच नहीं थी, बल्कि उस गांवों तक पहुंच किसकी थी? जमींदारों की थी, स्थानीय व्यापारियों की थी, स्थानीय कुलीन वर्गों की थी। तो यह स्थानीय 18वीं शताब्दी में जो स्थानीय शक्तियों का अभ्युदय हुआ, वो शक्तियां आने वाले समय में अंग्रेजों के हितों की रक्षा करने का एक प्रमुख साधन के रूप में इस्तेमाल किए गए। यानी आज की क्लास में 18वीं शताब्दी के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में इस सात विशेषताएं स्थापित हुई, जिसे हम आसानी से देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं, क्योंकि यह सारी विशेषताएं 18वीं शताब्दी के पूर्व नहीं थी। 18वीं शताब्दी के पूर्व राजतंत्र और गणतंत्र के रूप में सत्ता का संचालन किया जाता था। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ही सर्वप्रथम चाणक्य ने अपने
ग्रंथ अर्थशास्त्र में सप्तांग के सिद्धांत के फलस्वरूप जो सत्ता के 7 अंग स्थापित किए थे और उसी के फलस्वरूप सत्ता का संचालन किया था। बाद के कालों में किसी न किसी रूप में भले नाम अलग-अलग चेंज होते चले गए, चाहे वह सल्तनत काल हो, मुगल काल हो, परंतु सत्ता के केंद्र बिंदु इसी केंद्र बिंदु में रहा और सारी शक्तियां राजा के हाथों में ही समाहित रहे और अंतिम निर्णय राजा ही करता था। ओके, नेक्स्ट वीडियो में